हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो फ्रेंड्स, तो अगला हमारा जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 11 बार से एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो चैप्टर है, ठीक है। इसमें ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ना है। डेवलपमेंट क्या होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में पढ़ेंगे, फोटो पीरियडिज्म और वर्नलाइजेशन के बारे में, ठीक है। कह रहा है डेवलपमेंट क्या होता है। मेनली जो होता है इसमें ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों पार्ट आते हैं, ठीक है। कह रहा है एसेंशियल और सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर प्लांट का अगर डेवलपमेंट जो होता है एक फर्टिलाइज एग से होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। एक बहुत ही ऑर्डरली मैनर में होता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है जिससे रूट, लीव, ब्रांच, फ्लावर, फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन होता है और लास्ट में वो उसकी डेथ हो जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है प्लांट ग्रोथ का वो सीड का जर्मिनेशन होता है। सीड जर्मिनेशन एक फेवरेबल कंडीशन जब होती है, ठीक है, ग्रोथ के लिए एनवायरनमेंट में पाई जाती है, ठीक है, तो वो ग्रो करता है, जर्मिनेट करता है। अगर ऐसा इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता है तो वो जर्मिनेट नहीं करता है, सस्पेंड हो जाता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है उसकी ग्रोथ। और जब फेवरेबल कंडीशन अगर उसे फिर से मिलेगी तो वो ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कह रहा है इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कंट्रोल करते हैं, गवर्न और कंट्रोल करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस को। जैसे फैक्टर जो हो गए इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, इंटेंसिंग और एक्सटेंसिव फैक्टर प्लांट के, ठीक है। जैसा कि फिगर शो कर रहा है, सीड कोट, हाइपोकोटाइल कॉटिलिडन, ठीक है। आगे आगे वही बात है। ग्रोथ जो होता है मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। एक ग्रोथ को डिफाइन कैसे करेंगे, इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन या किसी पार्ट या इंडिविजुअल सेल में भी, तो इसे ग्रोथ माना जाता है। ग्रोथ जो होता है एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, ठीक। इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक दोनों भी आते हैं इसमें। जैसे एक्सपेंशन ऑफ लीफ हो गया, ठीक है, लीफ में ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। कह रहा है जो प्लांट ग्रोथ होता है यूनिक होता है, ठीक, क्योंकि इनमें कैपेसिटी होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होता है थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ प्लांट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम। क्या कि इसमें मेरिस्टेम पाया जाता है कुछ लोकेशन पे इनकी बॉडी में, ठीक। मेरिस्टेम के बाद कैपेसिटी होती है डिवाइड करने की और सेल्फ परपेचुएट कर सकती हैं। जो प्रोडक्ट होता है लूज करती है कैपेसिटी को, ठीक, और डिवाइड करती है और प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। कह रहा है दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ जहाँ पे नए सेल हमेशा ऐड होते हैं, ठीक, और जहाँ पे प्लांट में एक्टिविटी होती है मेरिस्टेम की, उसे ओपन फॉर्म ग्रोथ कहा जाता है, ठीक है। जैसा कि तुमने पढ़ा होगा, हमने लास्ट के चैप्टर में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम की मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी प्लांट में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं। ये सारे दे रहा है कि वेस्कुलर, कैम्बियम्स, शूट एपिकल, रूट, शूट, ठीक है। वही बातें यहाँ पे भी बताई जा रही हैं। कह रहा है जो मेरिस्टेम होते हैं इंक्रीज करते हैं गर्थ ऑफ द ऑर्गन इन विच एंड दिस इज नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट। जैसा कि फिगर आप लोग देख लिए। आगे चलते हैं। कह रहा है ग्रोथ इज मेजरेबल। क्या ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ मेजर किया जाता है बाई वैरायटी ऑफ पैरामीटर, बहुत सारे पैरामीटर है, जैसे कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज टू मोर देन 7500 न्यू सेल पर आवर। एक सिंगल मेज का रूट एपिकल मेरिस्टेम जो होता है, ठीक,
एक घंटे में इतने 17,500 नए सेल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, वहीं पे जैसे देख सकते हैं कि जो वाटरमेलन में इंक्रीज द साइज अप टू 3,50,000 टाइम। एक वाटरमेलन जो होता है उसकी साइज होती है इंक्रीज करती है। ठीक है, जैसे कि मिल्क के केस में क्या होता है, यहाँ पे ग्रोथ होता है, एक्सप्रेस किया जाता है इंक्रीज इन सेल नंबर, जो नंबर है सेल का इंक्रीज कर रहा है। और जो वाटरमेलन के केस में क्या है, जो साइज है ग्रोथ सेल की साइज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, while the growth of a pollen tube is measured in term of its length। और जो pollen tube की ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है कि उसकी लेंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया डिनोट द ग्रोथ इन डॉर्सीवेंट्रल लीफ। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हम लोग का है फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि ये फिगर शो कर रहा है, डिफरेंट रीजन शो कर रहा है कि कैसे किस पार्ट में कौन सा ग्रोथ होता है। ठीक है, इस तरह इसको डिवाइड किया गया 3 फेजेस में। पहला जो होता है मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन और मैचुरेशन, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं। कह रहा है द कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल बोथ एट द रूट अपेक्स एंड द शूट अपेक्स रिप्रेजेंट करते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज ऑफ ग्रोथ को। ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट डिवीजन होता है सेल का, या वो रूट अपेक्स हो या शूट अपेक्स हो, मेरिस्टेमेटिक फेज कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है जब द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म पोसेस लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई। ठीक है, देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, थिन एंड सेल्यूलोजिक विथ अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कलेक्शन, द सेल प्रॉक्सिमल अवे फ्रॉम द टिप। ठीक है, टू मेरिस्टेमेटिक जोन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ इलोंगेशन। ठीक, नेक्स्ट फेज जो आता है फेज ऑफ इलोंगेशन, जिसे कहा जाता है इंक्रीज वैक्यूलेशन, सेल एनलार्जमेंट एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इस फेज में, वैक्यूलेशन जो होता है इंक्रीज करता है, सेल का एनलार्जमेंट होता है और नए सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि फर्दर अवे फ्रॉम द अपेक्स मोर प्रॉक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाइज द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच इज अंडरगो द फेज ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, इसकी जो सेल होती हैं अटेन करती हैं मैक्सिमम साइज इन टर्म ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्म मॉडिफिकेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोथ रेट्स के बारे में दे रहा है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड ग्रोथ रेट। ठीक है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। जैसे कि अरिथमेटिक, एक सेल है वो डिवीजन कर रही है, दूसरा सेल बना रही है, फिर वो डिवीजन करके तीसरा, ऐसे ऐसे करके उनका नंबर इंक्रीज करा। ठीक है, और नेक्स्ट फॉर्म जो आता है ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसमें कि एक सेल है डिवाइड करके 2 सेल बनाती है, 2 सेल से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे डिवीजन जैसा कि फिगर में शो करा। ठीक है, ये स्टेजेस शो कर रहा है एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, ज्योमेट्रिक और अरिथमेटिक फेजेस का। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, कह रहा है इन अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, ओनली वन डॉटर सेल जो होती है उसमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन होता है, डिफरेंशिएट करती है और मैच्योर होती है। ठीक है, द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड किया गया है रूट इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। रूट का जो इलोंगेशन होता है कांस्टेंट रेट से उसमें अरिथमेटिक ग्रोथ पाया जाता है। एक प्लॉट किया गया है ग्राफ, जैसे कि देखिए लेंथ ऑफ ऑर्गन अगेंस्ट टाइम, एक लीनियर कर्व हमें मिलता है, मैथमेटिकली से एक्सप्रेस करते हैं एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट दे रहा है ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ज़्यादातर सिस्टम में क्या होता है, इनिशियल ग्रोथ जो होता है स्लो होता है, जिसे लैग फेज कहते हैं। उसके बाद रैपिड इंक्रीज होता है ग्रोथ में, जिसे एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दोनों प्रोजेनी सेल जो होती हैं माइटोटिक डिवीजन को फॉलो करती हैं। ठीक, और जो एबिलिटी होती है डिवीजन की कॉन्टिन्यूस होता है इसमें। ठीक है, विथ लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक, ये ग्रोथ जो होता है स्लो डाउन हो जाता है, इसके पास एक स्टेशनरी फेज आता है। नेक्स्ट
फेज जो आता है उसे स्टेशनरी फेज कहते हैं। ठीक है, अगर हम पैरामीटर ग्रोथ अगेंस्ट टाइम का प्लॉट अगर हम देखें तो एक सिग्मॉइड कर्व हमें मिलता है। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर ग्रो कर रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में अगर ग्रो कर रहा है तो जो ग्राफ होता है कैसा होता है, तो सिग्मॉइड होता है। इसके फेजेस भी फेज देते हैं, कौन कौन से फेज आता है, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल या लॉग फेज, ठीक, फिर स्टेशनरी फेज है। ठीक है, एक्सप्रेशन इसका दिया W1 = W0 e के पावर RT। ठीक है, जो R होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट होता है। ठीक, इसे इफिशियंसी इंडेक्स के विषय नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोथ के बारे में हमें पढ़ना है। मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इसे एब्सोल्यूट ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, ग्रोथ ऑफ ए गिवन सिस्टम पर यूनिट एक्सप्रेस एज ए कॉमन बेस पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर इज कॉल्ड रिलेटिव ग्रोथ। ठीक, पर यूनिट इनिशियल है तो रिलेटिव ग्रोथ, और टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम है तो एब्सोल्यूट ग्रोथ, जैसे कि इस फिगर में शो कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया है। आगे चल रहे हैं, कह रहा है कंडीशन फॉर ग्रोथ के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए। ठीक है, अगर ग्रोथ होनी है तो उसके लिए हमें कुछ नेसेसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट जो होते हैं एसेंशियल एलिमेंट होते हैं ग्रोथ के लिए। ठीक है, वाटर, जो टर्जिटी होती है सेल की, हेल्प करती है एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ में। प्लांट ग्रोथ और फर्दर डेवलपमेंट जो होता है लिंक होता है वाटर स्टेटस ऑफ प्लांट से। वाटर प्रोवाइड करता है मीडियम एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए जो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। फिर आता है ऑक्सीजन, रिलीज करता है मेटाबॉलिक एनर्जी जो एसेंशियल होती है ग्रोथ एक्टिविटी के लिए। ठीक, न्यूट्रिएंट आते हैं मैक्रो और माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं रिक्वायर होते हैं प्लांट के लिए, सिंथेसाइज होते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एनर्जी के सोर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, कह रहे इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म है ना ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, इसके साथ साथ अगर प्रॉपर ग्रोथ होना तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, लाइट, ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अफेक्ट करती हैं ग्रोथ को। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, कह रहा है कुछ सेल जो रूट एपिकल और शूट एपिकल मेरिस्टेम से ड्राइव होती हैं, कैम्बियम से डिफ्रेंशिएट और मैच्योर करके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। द सेल ड्राइव फ्रॉम अ रूट एपिकल and a shoot apical meristem and a cambium differentiate and mature to perform a specific function। ठीक, इसी को कहा जाता है डिफरेंशिएशन। इस डिफरेंशिएशन जब होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं उनके सेल वॉल में भी और प्रोटोप्लाज्म में भी, जैसा कि एग्जांपल दे रहा है ट्रैकेरी एलिमेंट का। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है प्लांट शो अनदर इंटरेस्टिंग फिनोमेना, the living differentiated cell that's why now have lost the capacity to divide can regain the capacity of division under certain condition। जो डिफरेंशिएट सेल होती है उसमें कैपेसिटी जब नहीं होती डिवीजन की तो कुछ सर्टेन कंडीशन में वो कैपेसिटी को रीगेन कर लेती हैं डिवीजन की, तो इन्हें कहा जाता है डी डिफरेंशिएशन। जैसे कि जब फॉर्मेशन होता है मेरिस्टेम का इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेन्काइमा सेल से, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, कह रहा है सच मेरिस्टेम या टिश्यू आर अवेलेबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस द सेल दैट वंस अगेन लॉस द कैपेसिटी टू डिवाइड। अगर एक बार फिर ये कैपेसिटी को लॉस करके डिवाइड कर लेती हैं तो और मैच्योर करके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो उसे कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल है इसका वुडी डाइकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है वी हैव मेंशन दैट अ ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन। ग्रोथ होता है प्लांट में ओपन होता है, इट कैन बी इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है जो सेल पोजीशन अवे फ्रॉम द रूट एपिकल मेरिस्टेम होती है वो डिफरेंशिएट कर जाती है रूट कैप सेल में। ठीक, और जो
पुश हो जाती हैं, पुस्ट किया जाता है इनको पेरीफेरी के साइड में, वो मैच्योर होकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है ऑल द चेंज दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट लाइफ साइकिल फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेंसेशंस। ठीक है, जब से उसकी ओरिजिन या जब से उसका बिगिनिंग हुआ और एंड तक ये सारा जो चेंज इसके अंदर होता है वो आता है डेवलपमेंट में। ठीक है, आगे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है, इसे देखिए आप लोग इजीली। ठीक है, कैसे ही मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उसमें सेल डिवीजन होता है, प्लाज्मेटिक ग्रोथ होता है, साथ साथ एक्सपेंशन इलॉन्गेशन होता है, डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर हुई सेल उसके बाद सेंसेशन में जाके डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। कह रहा कुछ प्लान जो होते हैं शो करते हैं डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अपनी लाइफ के फेज में अलग अलग डिफरेंट रिस्पॉन्स शो करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, इसे कहते हैं इस एबिलिटी को प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल है हेट्रोफिली इन कॉटन, कोरिएंडर, लार्कस्पार। कहता है ऐसे प्लांट जो होते हैं, जो लीव्स होती हैं इनकी जुवेनाइल फेज की होती हैं, डिफरेंट शेप की होती हैं, और जो मैच्योर फेज की होती हैं प्लांट उन पर डिफरेंट शेप होता है। इसी तरह कह रहा है डिफरेंस इन द शेप ऑफ लीव प्रोड्यूस इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन वाटर, जैसा कि बटर कप में होता है, जो एयर में लीव प्रोड्यूस होती हैं और जो वाटर में प्रोड्यूस होती है उनका शेप अलग अलग होता है। ठीक, और ये भी हेट्रोफिलस डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल है, ये फिगर शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है जो ग्रोथ होता है, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड होते हैं प्लांट की लाइफ में। डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन दोनों साथ साथ में। डेवलपमेंट जो होता है प्लांट का, ठीक है, कंट्रोल किया जाता है इंटेंसिक और एक्सटेंसिक फैक्टर के द्वारा। जो इंटेंसिक या इंटरसेलुलर फैक्टर आते हैं, इसमें आता है जेनेटिक या इंटरसेलुलर, जैसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और जो एक्सटेंसिक आता है या आउटर या कह सकते हैं, इसमें लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट ऐसे फैक्टर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अगले वो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, केमिकल के बने होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसे IAA के नाम से जाना जाता है। एडेनिन डेरिवेटिव हो सकते हैं, जैसे N6 फॉस्फोरिल अमीनो प्यूरिन्स या काइनेटीन है। डेरिवेटिव हो सकते हैं ये कैरोटीनॉइड्स के, जैसे कि FCC एसिड है। टर्पीन्स के डेरिवेटिव हो गए तो ये जिब्रेलिक एसिड ZA3 के नाम से जाना जाता है। और जो गैसेज आती हैं जैसे कि एथाइलिन हो गया। ठीक है, कह रहा है कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं एक साथ ये कई काम को हेल्प करते हैं, और कुछ जो होते हैं इनहिबिटर भी होते हैं। ठीक है, प्रोमोटर में जैसे आते हैं ऑक्सीजन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, और रेगुलेटर में आते हैं या इनहिबिटर में FCC एसिड और एथाइलिन। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ PGR हैव बीन एक्सीडेंटल। जितने भी 5 PGR जो हम स्टडी कर रहे हैं इसमें उनकी जो डिस्कवरी थी एक्सीडेंटल हुई थी। ये स्टार्ट हुआ था ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रासेस। ऑब्जर्व कर रहे थे कैनरी ग्रासेस के कोलियोप्टाइल को, जो रिस्पॉन्ड करता था यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट सोर्स, फोटोट्रोपिज्म पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट द टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कास्ट द बेंडिंग ऑफ द इंटायर कोलियोप्टाइल। ठीक है, जो साइट था, जो उसका टिप था, साइट था ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस के लिए, जिसकी वजह से उसकी कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो जाती थी, वो मुड़ जाता था उसकी तरफ, लाइट सोर्स की तरफ। ऑक्सीजन जो था isolated by FW went from the tip of coleoptile of oat seedling। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फिगर शो कर रहा है कि कैसे रिस्पॉन्ड करती है कोलेप्टाइल की जो टिप है
सोर्स है ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है द बैक एंड फुली सीडलिंग डिजीज जो था राइस ऑफ सीडलिंग का काज किया जाता था फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, ई कोरोशोवा 1926 में रिपोर्ट किया था अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ द डिजीज इन द राइस सीडलिंग व्हेन दे वेयर ट्रीटेड विद द स्टेराइल फिल्ट्रेट ऑफ फंगस। ठीक है, जब फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट से उन्हें ट्रीट किया गया तो जो डिजीज के सिम्टम्स राइस सीडलिंग में देखने को मिले। ठीक है, द एक्टिव सब्सटेंस वेयर लेटर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड। बाद में पता चला कि जो सब्सटेंस एक्टिव इसमें पाया जाता है वो जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, आगे चलते हैं। एफ स्कूग एंड हिज कोवर्कर, इन्होंने ऑब्जर्व किया फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम, जो कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल का मास होता है, पॉलिफरेट करता है। इन एडिशन टू ऑक्सीजन द न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जब ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन किया जाता है उसके साथ तभी ये पॉलिफरेट होता है। एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क और डीएनए, इनको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड की जाती है। मिलर एट ऑल इन 1955 लेटर इन्होंने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म एज काइनेटीन, उन्होंने नाम दिया। ठीक है, अब बाद में इसे साइटोकाइनिन के नाम से जाना गया। ठीक है, कह रहा ड्यूरिंग द मिड ऑफ 1960 सेंचुरी 3 इंडिपेंडेंट रिसर्च reported the purification and a chemical characterization of a 3 different kind of inhibitor। कौन कौन से थे? इनहिबिटर बी, एब्सिशन सेकेंड और डॉर्मिन, ऐसे इन्होंने नाम दिया। 3 अलग अलग रिसर्च जो होंगे थे। बाद में पता चला कि ये तीनों केमिकल जो हैं एक ही आइडेंटिकल है एक दूसरे के और उन्हें नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। ठीक, आगे चलते हैं। 1910 में H. कजिन्स ने कंफर्म किया द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम द राइपेंड ऑरेंज। राइपेंड ऑरेंज, पके हुए ऑरेंज से कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज हुए जो स्टोर अनराइप बनाना को राइपनिंग को बढ़ा देते थे। बाद में पता चला कि ये इथाइलिन है, एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ठीक है, अब इंडिविजुअल इनके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो पहला जो आता है ऑक्सीन। ऑक्सीन एक ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है ग्रो कराना। फर्स्ट इसे आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, ऑक्सीन अप्लाई किया जाता है इंडोल 3 एस्टिक एसिड या IIA, इसे सिंपल फॉर्म में कहा जाता है, और अदर नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड आते हैं जिसमें ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक, दे जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिसेस ऑफ स्टेम और रूट। जहाँ पे ग्रोथ होता है वहाँ पे ये प्रोड्यूस होते हैं और माइग्रेट करते हैं अदर रीजन पे जहाँ पे इनका एक्शन होता है। ऑक्सीन जैसे IAA और इंडोल ब्यूटारिक एसिड जो हो गए ये आइडेंटिफाई किए गए या आइसोलेट किए गए थे प्लांट से, तो इन्हें नेचुरल ऑक्सीन या नेचुरल कहा जाता है। ठीक है, अगला आता है नैप्थलीन एस्टिक एसिड और 2,4-D, जिसे 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एस्टिक एसिड जो सिंथेटिक ऑक्सीजन थे। कह रहा ऑल दिस ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में इनका यूज किया जाता है। आगे चलते हैं। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। स्टेम जिनका कटिंग होता है उसमें रूटिंग को प्रमोट करते हैं। ठीक, इसलिए इनका यूज़ किया जाता है प्लांट प्रोपोगेशन में। ऑक्सीजन जो होता है प्रमोट करता है फ्लावरिंग को पाइनएप्पल्स में। हेल्प करते हैं प्रिवेंट फ्रूट और लीफ को अर्ली स्टेज में झड़ने से, और प्रमोट करते हैं एब्सिशन को ओल्डर मैच्योर लीव्स और फ्रूट जो होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुकैरा इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बर्ड, जो एपिकल बर्ड होती है इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ लैटरल या एक्सिलरी बर्ड के। इस फिनोमेना को कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, अगर इनका डीकैपेसिटेशन किया जाए या रिमूवल कर जाए सूट टिप का, तो लैटरल जो बर्ड होते हैं एक्सिलरी बर्ड में ग्रोथ होने लगता है, और इसका यूज़ किया जाता है टी प्लांटेशन, हेज मेकिंग। ठीक है, क्योंकि जो ग्रोइंग रीजन होता है लैटरल में ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है, तो इसलिए जब सूट को काट दिया जाता है, अपर पार्ट को काट दिया जाता है, तो ऑक्सीजन का जो ग्रोथ होता है
जो लैटरल पार्ट में ज़्यादा होता है, इस वजह से वो ग्रो करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, कह रहा है ऑक्सीजन जो होता है इंड्यूस करते हैं पार्थिनोकार्पी को टोमेटो में। ठीक है, वाइडली इनका यूज़ किया जाता है हर्बिसाइड के फॉर्म में 2,4-D जो किल करता है डाइकॉट वीट को, और मैच्योर मोनोकॉटिलेडन्स प्लांट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लैंड बाय गार्डनर्स। गार्डनर इनका यूज़ करते हैं वीड फ्री लैंड बनाने में। और ऑक्सीजन जो होता है कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन और हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ठीक है, एक फिगर शो कर रहा है कि एपिकल डोमिनेंस प्लांट, एपिकल बड अगर उसमें है, जब उसको रिमूव कर दिया जाए तो कैसे लैटरल बड का ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रेलिन्स। ठीक है, कह रहा मोर देन 100 जिब्रेलिन रिपोर्टेड एंड वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फंजाई और हायर प्लांट से पाया जाता है। और इनको नेमिंग जो जाती है GA1, GA2, GA3 एक्सेट्रा। जो GA3 या जिब्रेलिक एसिड 3 होता है, वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड एंड रीमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडी फॉर्म होता है जो GA3 होता है। जितने भी जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड होते हैं एसिडिक होते हैं। ठीक, कह रहा देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ एक्सिस। ये एक्सिस की जो लेंथ होती है उसे इंक्रीज करते हैं। इसका यूज होता है ग्रेप स्टैक। ठीक, जो अंगूर होते हैं उनके स्टॉक को इंक्रीज करने में। जिब्रेलिन जो होता है जैसे एप्पल होता है, इसको भी इलोंगेशन करते हैं, इसके शेप को इम्प्रूव करते हैं, डिले करते हैं सेंसेशंस में। ठीक, जिससे कि जो फ्रूट होता है लेफ्ट होता है ट्री पे ज़्यादा समय तक रुकता है और मार्केट पीरियड को बढ़ाने में हमें फ़ायदा होता है। सिमिलरली GA3 का यूज़ भी किया जाता है स्पीड अप द मॉल्टिंग प्रोसेस को बढ़ाने में, ब्रूइंग इंडस्ट्री जैसे हो गई। ठीक, शुगर केन जो होता है कार्बोहाइड्रेट जिसमें स्टोर होते हैं, इसके स्टेट में अगर स्प्रे कर दिया जाए शुगर केन की क्रॉप पे जिब्रेलिन का, तो जो लेंथ होती है उनकी इंक्रीज हो जाती है स्टेम की, और प्रोडक्टिविटी या यील्ड जो होती है इंक्रीज होके लगभग 20 टन पाया जाता है, प्रोडक्शन होता है पर एकड़ में शुगर केन का। ठीक है, कह रहा है अगर स्प्रे किया जाए जुवेनाइल कोनिफर्स तो जिब्रेलिक एसिड जो होता है स्टेन कर देता है, इनकी मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ा देता है एंड लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, और जल्दी ही सीड का प्रोडक्शन होने लगता है। जो जिब्रेलिन्स होता है आल्सो प्रमोट करता है बोल्टिंग। ठीक, हो गया वीट, कैवेस और मिनी प्लांट विथ रोजेट हैबिट। बोल्टिंग में क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन करता है जस्ट पीरियड टू फ्लावरिंग। फ्लावरिंग से पहले ही जो इंटरनोड होते हैं उनका इलोंगेशन हो जाता है। ठीक है, अगला है जो हमारा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के पास स्पेसिफिक इफेक्ट होता है साइटोकाइनेसिस का। ठीक, डिस्कवर किया गया ऐसे कैनेटीन के ही फॉर्म में जो एडेनिन और प्यूरिन का मॉडिफाइड फॉर्म होता है फ्रॉम द ऑटोक्लेव हियरिंग स्पर्म DNA। ठीक है, जो कैनेटीन होता है नेचुरली नहीं पाया जाता प्लांट में। ठीक, कह रहा है अगर सर्च किया जाता है नेचुरल सब्सटेंस विथ साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी, इसकी जैसी एक्टिविटी पाई जाती है, जैसे आइसोलेशन किया जाता है Z18 का फ्रॉम कॉर्न कर्नेल और कोकोनट मिल्क। ठीक, कह रहा सिंस द डिस्कवरी ऑफ Z18 एंड सेवरल नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड। बहुत सारे आइडेंटिफाई किए। नेचुरल साइटोकाइनिन जो होता है सिंथेसाइज होता है इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर, जहाँ पे बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है वहाँ पे पाया जाता है, जैसे कि रूट एपिसेस में हो गया, डेवलपिंग शूट बर्ड, यंग फ्रूट हो गया। ये हेल्प करता है प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीफ, लैटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनिन जो होता है हेल्प करता है ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, प्रमोट करता है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को और हेल्प करता है डिले ऑफ लीफ सिंथेसिस। अगला जो हमारा है एथाइलिन। एथाइलिन एक सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। ठीक है, ये सिंथेसाइज होता है लार्ज अमाउंट में टिश्यू जो सेंसेशंस में जाती है, या राइपनिंग फ्रूट जो होते हैं वहाँ पे इसकी सिंथेसिस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है।
Influence of the ethylene on plant include horizontal growth of seedling, swelling of the axis and apical hook formation in a dicot seedling में ये सारे काम ये करता है। एथालीन जो होता है प्रोमोट करता है सिंथेसिस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट ऑर्गन, स्पेशली जो होते हैं लीव्स और फ्लावर का। ठीक है, हाईली इफेक्टिव होता है फ्रूट के राइपनिंग में। ठीक है, इन्हेंस कर देता है रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जब फ्रूट पकते हैं तो रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देता है। इससे क्या होता है, दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक के नाम से जाना जाता है। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्या होता है। कहला एथिलीन जो होता है ब्रेक डाउन करता है सीड और बड की डॉर्मेंसी को, इनिशिएट करता है जर्मिनेशन इन पीनट सीड, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोड या पेटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट, जिससे आसानी होती है इसके लीफ और अपर पार्ट जो होते हैं वाटर से ऊपर रहते हैं। एथिलीन जो होता है आल्सो प्रमोट करता है रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन का, हेल्प करता है प्लांट को इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन सरफेस। एथिलीन का जो यूज़ किया जाता है इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट पाइनएप्पल, आल्सो इंड्यूस करता है फ्लावरिंग इन मैंगो में। ठीक, सिंस एथिलीन रेगुलेट सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। ठीक है, द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड जो होता है, जो सोर्स होता है एथिलीन का, उसे इथोफोन के नाम से जाने जाते हैं। एक्वस सोल्यूशन होता है, रीडली एब्जॉर्ब होता है और ट्रांसपोर्ट होता है विद इन द प्लांट एंड रिलीज करता है एथिलीन को बहुत स्लोली मात्रा में। इथोफोन जो होता है हैस्टन करता है फ्रूट की राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सेलरेट्स एब्सिशन ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट, जैसे थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी, वॉलनट में होता है। प्रमोट करता है फीमेलनेस को कुकुम्बर में और इंक्रीज करता है स्केल्ड को कुकुम्बर। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो डिस्कवर किया गया था, इसके रोल को रेगुलेटिंग एब्सिशन और डॉर्मेंसी, लेकिन अदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह इसके भी कुछ बहुत सारे इफेक्ट होते हैं प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट के। ये एक्ट करता है जनरली प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, और इनहिबिटर होता है प्लांट मेटाबॉलिज्म का। ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। ठीक है, सीड के जर्मिनेशन को रोकता है, स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। इस वजह से इसे स्ट्रेस हार्मोन के भी नाम से जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत ही बट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता है स्ट्रेस हार्मोन। ABA एब्सिसिक एसिड जो होता है प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। By inducing dormancy, ABA help seed to withstand desiccation and other factor unfavorable for growth in most situation। ज़्यादातर सिचुएशन में होता है ABA जो होता है एब्सिसिक एसिड एक्ट करता है एज ए एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस तरह अगला टॉपिक जो है हमारा फोटो पीरियोडिज्म। ठीक है, it has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering। ठीक, जैसा कि देखा गया कुछ प्लांट में क्या होता है कि लाइट की जरूरत पड़ती है कुछ पीरियोडिक समय के लिए उनमें फ्लावरिंग इंड्यूस होने के लिए। इट इज ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट। और ऐसे जो प्लांट होते हैं जो एक्सपोजर होता है लाइट के ड्यूरेशन को, उसको मेजर भी कर लेते हैं। जैसे कि some plant require exposure of light for a period exceeding a well defined critical duration। ठीक है, कुछ प्लांट जो होते हैं उसमें क्रिटिकल ड्यूरेशन से ज़्यादा लाइट की जरूरत होती है, और जबकि कुछ होते हैं एक्सपोज करते हैं लाइट को बस क्रिटिकल से ड्यूरेशन से कम में ही, और फ्लावरिंग उनमें स्टार्ट हो जाती है। ठीक, तो जिनमें क्रिटिकल कंडीशन से ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है उसे कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और जिसमें एक्सपोजर जो होता है लाइट का क्रिटिकल से कम होता है, लेस होता है, उसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। ठीक, तो कहा जाता था क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट।
और ये ड्यूरेशन जो होता है क्रिटिकल डिफरेंट प्लांट के लिए डिफरेंट होता है, ठीक। और ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जो क्रिटिकल ड्यूरेशन पर इफेक्ट नहीं करते, कोई भी इनमें इफेक्ट नहीं पड़ता, ऐसे को डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं। इस फिगर से भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। देख लीजिए फिगर भी पूछ सकता है कि फिगर देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा डे प्लांट है, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और न्यूट्रल प्लांट, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। कह रहे नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज आल्सो एन इक्वल इम्पोर्टेंस, ठीक है। केवल लाइट ड्यूरेशन ही नहीं, साथ साथ इसके डार्क पीरियड जो होता है उसका भी उतना ही महत्व या इम्पोर्टेंस होता है, ठीक। इट कैन बी सेड दैट द फ्लावरिंग इज इन सर्टेन प्लांट डिपेंड नॉट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट ऑफ एंड डार्क एक्सपोजर बट देयर रिलेटिव ड्यूरेशन की जरूरत होती है कुछ प्लांट में, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इट टर्म एज फोटो पीरियडिज्म, और इसी को कहते हैं फोटो पीरियडिज्म, ठीक है। कह रहे इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वाइल शूट एपिक्स होते हैं मॉडिफाई करते हैं अपने आप को फ्लावरिंग एपिसेस में पीरियड टू फ्लावरिंग, ठीक, कैन नॉट परसीव करते हैं फोटो पीरियड का। द साइड परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन जो होता है वो लीव्स होता है जो डायरेक्टली इनको रिसीव करता है। कह रहा है इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज ए हार्मोनल सब्सटेंस भी होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग, और जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। द नॉर्मल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीफ टू द शूट एपिसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग only when the plants are exposed to the necessary inductive photo period, ठीक है। अगला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्नलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है प्लांट को लो टेम्परेचर देके फ्लावरिंग इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। देयर आर प्लांट फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली या क्वालिटेटिवली डिपेंड ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर, ठीक है। इसको कहते हैं vernalization. It prevent precious reproductive development late in the growing season and enable the plant to have a sufficient time to reach maturity, ठीक है। इससे हमें टाइम बचता है और मैच्योरिटी में उसे बहुत टाइम मिल जाता है। वर्नलाइजेशन जो होता है रिफर करता है प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय ए पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है। कह रहा है कुछ प्लांट जो होते हैं फूड प्लांट जैसे वीट, बार्ली और राई जो होते हैं इनकी दो वैरायटी होती है, विंटर वैरायटी और स्प्रिंग वैरायटी होती है। कह रहा है जो स्प्रिंग वैरायटी है नॉर्मली इनको प्लांट किया जाता है स्प्रिंग में एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, और फ्लावरिंग और ग्रेन इसमें आ जाते हैं ग्रोइंग सीजन के एंड तक, ठीक है। और जो विंटर वैरायटी होती है अगर इन्हें प्लांट किया जाता है स्प्रिंग में तो ये फेल कर जाती हैं, फ्लावरिंग नहीं होता है या मैच्योर ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं होता है विद इन ए स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन, ठीक, विंटर वैरायटी का। फिर इसको प्लांट किया जाता है ऑटम में, ठीक। ये जर्मिनेट करती हैं ओवर विंटर और सीडलिंग निकलती है। रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग, ठीक है, ग्रोथ होता है स्प्रिंग में और हार्वेस्ट कर लिया जाता है इनको मिड समर के टाइम, ठीक है। कह रहा है अनदर एग्जांपल ऑफ वर्नलाइजेशन इज सीन इन द बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं। बाइनियल प्लांट्स जो होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं, नॉर्मली फ्लावर करते हैं और सेकेंड सीजन में डाई या मर जाते हैं, जैसे शुगर बीट, कैबेज और कैरेट्स होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड डॉर्मेंसी। कह रहा है कि देयर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट नहीं करते हैं इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल, जब एक्सटर्नल कंडीशन इनके फेवर में होता है तब भी, ठीक है। कह रहा है ऐसे सीड जो होते हैं एक पीरियड में चले जाते हैं जिसे डॉर्मेंसी कहा जाता है, जो कि एक्सटर्नल कंडीशन से एनवायरनमेंट से सिर्फ कंट्रोल नहीं किया जाता है, ये भी देखा जाता है कि सीड के अंदर का कंडीशन या इंडोजिनस कंडीशन कैसा है जिस वजह से वो जर्मिनेशन नहीं कर रहा है। जैसे कि इम्परमिएबल और हार्ड सीड कोड तो नहीं है, क्या कोई केमिकल इनहिबिटर का नहीं तो कुछ प्रेजेंस नहीं है, जैसे कि एफसीसिक एसिड, फिनोलिक एसिड, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड और इमेच्योर एम्ब्रियो एंड सम ऑफ द रीजन विच काजेस सीड डॉर्मेंसी, ऐसे कुछ कारणों से सीड डॉर्मेंसी होती है, कह रहा है, ठीक है। दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मीन्स एंड वेरियस अदर मैन मेड मेजर, और कुछ तरीकों से नेचुरल तरीके या मैन मेड तरीकों से
इसे ख़त्म किया जा सकता है। जैसे कि सीड कोर बैरियर इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशन, जैसे कि नाइफ, चाकू या सैंड पेपर की मदद से या विगरस सेकिंग के साथ सीड कोर बैरियर को ब्रेक किया जा सकता है। कह रहा है इन नेचर में क्या होता है, दीज एब्रेशन आर काज बाय माइक्रोबियल एक्शन एंड पासेस थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल। ऐसे भी तरीके यूज किए जा सकते हैं। कह रहा है इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल, या कुछ केमिकल से ट्रीट करा के, जैसे जिब्रेलिक एसिड नाइट्रेट्स के साथ चला के इसको ट्रीट करते हैं। ठीक है, चेंजिंग द इन्वायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर दिया जाए, जैसे लाइट, टेम्परेचर और अदर मेथड से सीड डॉर्मेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।